बच्चों, आप कैसे हो? सब अच्छे हो? और अब हम चलेंगे एक बहुत अद्भुत समय का वर्णन देखेंगे उस व्यक्ति का। और ये देखो, मैं किताब दिखाती हूँ। ये देखो, ये हैं राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इनकी हमारे इतिहास में क्या भूमिका रही, इस पर देखो आप। अब अपन को तो पता है कैसा 1947 से 1950 तक, 1947 को हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। तो हमारा संविधान कब बना? 1950 में 26 जनवरी को। तो इस कालखंड में वायसराय थे। तो पहले जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वो थे, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। और जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो हमने उनको नियुक्त किया, किनको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 4 साल तक वो गवर्नर जनरल रहे, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो, क्योंकि हम उसी संविधान से काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के संविधान से। तो आइए उनके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें हम जानेंगे, और कैसा व्यक्तित्व था, कैसा अजब गजब व्यक्तित्व था। इस कालखंड के बारे में हम थोड़ा सोचते भी कम हैं, लेकिन जब मैंने तब वास्तव में बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या थे? सेलम में रहते थे, साउथ में सेलम नदी में, तमिलनाडु के जिला सेलम में होसूर के पास दक्षिण में पिनाकिनी नामक नदी बहती थी। उसी के तट पर एक गांव है थोरापल्ली, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण परिवार था, मूलतः ये ब्राह्मण थे, वैष्णव जाति के वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उसी चक्रवर्ती परिवार में 8 दिसंबर 1878 को राजगोपालाचारी हमारे गवर्नर जनरल का जन्म हुआ। दक्षिण पिनाकिनी के तट पर स्थित थोरापल्ली गांव ही उनकी जन्मभूमि थी। उनकी माता का नाम शंगारंभा था, जो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। पिता श्री चक्रवर्ती आयंगार संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्हें धर्म में बड़ा विश्वास था, पर वे धार्मिक अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। छुआछूत को लेकर तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। उनके संयुक्त परिवार में उनके 3 पुत्र और छोटे भाई की पुत्री नामगिरी थी। चक्रवर्ती आयंगार के पास थोरापल्ली गांव में 50 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें कुछ बंजर थी और कुछ को उगाने लायक थी, उपजाऊ थी। उसी से उनका गुजारा चलता था। गांव के किसानों से सरकारी लगान, अंग्रेज शासन में सरकारी लगान वसूलना भी इसी परिवार का काम था। उसके लिए उन्हें हर माह 5,000 रुपये मिलते थे। 5 रुपये, सॉरी, उन्हें हर माह 5 रुपये मिलते थे। राजगोपालाचारी के जन्म के समय उनके पिता गांव के मुखिया थे। उसी समय सेलम में बड़ा भारी अकाल पड़ा, सूखे से गांव के गांव उजड़ गए। तब चक्रवर्ती अयंगार ने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से लोगों की सेवा की। उनकी निष्ठा और सेवा भाव से अधिकारी वर्ग बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें होसूर का मुंसिफ बना दिया गया। एक पद था मुंसिफ। चक्रवर्ती अयंगार ने, उनके पिता ने, वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन किया था। उस समय अंग्रेजी सभ्यता की हवा चल रही थी। उन्होंने भी अपने तीनों पुत्रों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देने का निर्णय लिया, परंतु उन दोनों मैट्रिक की परीक्षा पास करना बड़ा कठिन बात थी। बीए और वकालत की परीक्षा तो सबसे कठिन परीक्षा समझी जाती थी। राजगोपाल आचार्य को माता पिता राजन नाम से बुलाते थे। राजन की प्राथमिक शिक्षा गांव थोरापल्ली में ही हुई। पिता के बाद इस होनहार बालक को होसूर के जिला बोर्ड पाठशाला में भर्ती किया गया। राजगोपाल आचार्य ने अपने बचपन के एक संस्मरण में लिखा है कि वे बचपन में बड़े शरारती थे। एक बार घर के आंगन में धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। उनके दिमाग में शैतानी आई। उन्होंने सोचा, यदि ये कपड़े जलने लगें तो कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने एक कपड़े को आग लगा दी। कपड़ा जलने लगा। वे दौड़कर अंदर गए और अपनी चाची से कहा, बाहर चलो, जलने का आनंद लो। चाची दौड़ी आई और उन्होंने आग बुझा दी। यह संस्मरण सुनाने पर राजा जी से पूछा गया, इस शरारत पर उन्हें मार पड़ी थी या नहीं। राजा जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। बचपन में वे अपने दोनों बड़े भाइयों और चचेरी बहन नामगिरी के साथ खेला करते थे। उनकी कोई सगी बहन नहीं थी। चक्रवर्ती आयंगार के संयुक्त परिवार में केवल 4 ही बच्चे थे। थोरापल्लू के होसूर 8 किलोमीटर दूरी पर है। होसूर जाने तक राजन की आंखें कमज़ोर हो गई थीं। उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, इसीलिए पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन राजन ने अपने पिता से चश्मा लगवाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इतनी छोटी उम्र में चश्मे की क्या आवश्यकता है, चश्मा तो 50 साल के बाद लगता है।
राजन पिता को समझा नहीं सके। वे संकोच में बिना चश्मे के ही पढ़ाई करते रहे। इसके उपरांत भी उन्होंने 13 वर्ष की आयु में प्रथम बार में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। बाद में राजन के चश्मा लगवा दिया गया। इससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। कई वर्षों के बाद अपने संस्मरणों में राजगोपालाचारी ने लिखा कि चश्मा लगाने से आकाश के धुंधले तारे भी साफ दिखाई देने लगे। उन्हें बिंदु, कोण और रंग सब दिखाई देने लगे। सुबह जल्दी उठकर चश्मा लगाकर बाहर के वृक्षों और फूल पत्तियों को साफ देखने में उन्हें बड़ा आनंद आने लगा। राजन की मैट्रिक में सफलता से पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन के बड़े भाई 12 बार मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और 12 बार फेल हो गए थे। दूसरे भाई ने 8वीं बार में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। राजन की सफलता से पिता ने खुश होकर उन्हें 1892 में 1892 में बेंगलोर सेंट्रल कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में राजन ने 2 वर्षों तक पढ़ाई की। उन 2 वर्षों में राजन ने अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। बंगलौर में राजन की भेंट नवरत्न रामाराव से हुई। रामाराव राजन से 2 वर्ष बड़ा था, फिर भी उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई और दोनों ने इस दोस्ती को जीवन भर निभाया। रामाराव बड़ा कुशाग्र बुद्धि छात्र था। उसकी भी अंग्रेजी साहित्य में बड़ी रुचि थी, पर रामाराव राजन से क्लास में 1 साल पीछे रह गया। दोनों का स्वभाव एक सा था और दोनों की रुचि भी मिलती जुलती थी। दोनों का स्वभाव एक सा था और दोनों की रुचि भी मिलती जुलती थी। दोनों ने वायरन लेखक शेक्सपियर, स्कॉट, रॉबर्ट, लुई स्टेवेंसन, थाकरे, डिकन्स आदि अंग्रेजी कवियों, नाटककारों, साहित्यकारों के साहित्य को बड़े मनोयोग से पढ़ा था। रामाराव बड़ा हंसमुख और मधुर स्वभाव का छात्र था। वह बार बार हंसी मजाक करता था, किंतु राजन से कभी कभी दर्शन और सृष्टि के गंभीर विषयों पर भी चर्चा करता था। राजन संकोचशील और गंभीर स्वभाव के थे। इन दोनों की दोस्ती देखकर उनके साथी विद्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य होता था, पर दोनों छात्रों के प्रति कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों से का बड़ा प्रेम भाव था। सेंट्रल कॉलेज में अंग्रेज के प्रोफेसर जॉन गुथ्रे टेट थे। उन्होंने लिखा है कि ये दोनों छात्र श्रेष्ठ हैं। पिता उस समय होसुर के मुंसिफ थे। पिता से जो रकम मिलती थी, राजन का गुजारा उससे मुश्किल से चलता था। प्रोफेसर टेट ने होनहार राजन की दयनीय स्थिति देखकर उसे छात्रवृत्ति दिलवा दी। वे कभी कभी स्वयं अपनी जेब से कुछ रकम देकर भी उसकी सहायता कर देते थे। राजन अपने अंग्रेज प्रोफेसर जॉन गुथ्रे टेट को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से आजीवन याद करते रहे। गुरु के स्नेह और सहानुभूति को वे कभी नहीं भुला सके। सन 1894 में राजन बेंगलोर से मद्रास चले गए और वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए की परीक्षा में भर्ती हो गए। बीए की पढ़ाई के लिए भर्ती हो गए। 1896 में उन्होंने बीए की परीक्षा दी। परीक्षा में अंग्रेजी में उन्हें बड़े अच्छे अंक मिले, किंतु वे मातृभाषा तमिल में फेल हो गए। तमिल में फेल होने पर भी बीए में 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण कर दिया गया। उन्हें मातृभाषा में फेल होने का बड़ा दुख था, इसीलिए अगले वर्ष उन्होंने तमिल में परीक्षा दी और पास हो गए। आगे चलकर उन्होंने तमिल का गहन अध्ययन किया और तमिल भाषा में खूब लिखा। वे मद्रास विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में सन 1897 में भर्ती हो गए। 1897 में भर्ती हो गए। लॉ की पढ़ाई में राजन का मन लग गया, वह तो उनके अनुकूल विषय था। लॉ कॉलेज में छात्रावास था। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक स्वतंत्र कमरा था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मद्रास आए। उन्हें इसी छात्रावास में ठहराया गया जहाँ राजन रहता था। एक बार स्वामी जी छात्रों से मिलने प्रत्येक कमरे में अलग अलग गए। जब वे राजन के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने दीवार पर श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर टंगी देखी। विवेकानंद जी ने राजन से पूछा, भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के क्यों हैं? कानून के विद्यार्थी से उन्हें तर्कपूर्ण उत्तर की अपेक्षा थी। युवक राजन ने निसंकोच खिड़की के बाहर हाथ दिखाकर कहा, सर देखिए, सागर अनंत है और आकाश भी, दोनों नीले रंग के हैं। भगवान भी अनंत हैं, इसीलिए उनका भी रंग नीला है। उस युवक के तत्काल और तर्कपूर्ण उत्तर से स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजन के आचार्यों से कहा, आपका ये विद्यार्थी बड़ा होनहार है, एक दिन वह निश्चित रूप से यशस्वी बनेगा। विवेकानंद जी के वे शब्द राजन के लिए आशीष वचन बन गए। राजन सफलता और यश के सोपान पर निरंतर बढ़ते चले गए। लॉ की परीक्षा देने से पूर्व राजन के माता पिता ने उसे बुलाया और सेलम के एक मंदिर में एक 10 वर्षीय कन्या को दिखाया जो भगवान पर
फूल चढ़ा रही थी। कन्या बहुत सुंदर थी। फूल चढ़ाती हुई कन्या के दृश्य से वे बहुत प्रभावित हो गए। कन्या की रूप राशि से राजन मंत्रमुग्ध हो गए। राजन 18 वर्ष के थे और कन्या 10 वर्ष की। राजन ने हाँ भर दी और बस चटपट विवाह कर दिया गया। विवाह की रस्म 5 दिन तक चलती रही। विवाह के पश्चात राजन लॉ की परीक्षा देने मद्रास लौट गए। वधू आलू मेलू मंगलम अपने मायके चली गई। कानून की डिग्री उन्हें 1899 में मिली। सन 1900 में उन्होंने सेलम में ही स्वतंत्र रूप से वकालत शुरू कर दी। उस समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी। उन्हें बड़ा आत्मविश्वास था। वे किसी नामी वकील के हाथ के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। उस समय सेलम में एक बड़े मशहूर वकील थे, सी विजय राघवाचार्यार। वे बड़े देशभक्त और वकालत में पहुँचे हुए थे। उन्होंने राजगोपालाचारी के साहस की बड़ी प्रशंसा की। जब उन्होंने सेलम में पहले हत्यारे को बचा लिया, थोड़े समय में ही फौजदारी मामलों को निपटाने में वे बड़े कुशल और दक्ष वकील बन गए। राजन तभी से राजगोपालाचारी को लोग राजा जी नाम से जानने लगे। राजा जी का यह विश्वास था कि वकील को एकदम अपना केस जज के सामने खोलकर नहीं रख देना चाहिए, बल्कि जज को धीरे धीरे ऐसे ले जाना चाहिए जिससे स्वतः केस का सत्य उद्घाटित हो जाए। राजा जी की तर्क प्रणाली अकाट्य होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब वे अपने काले कोट और सफ़ेद पगड़ी में खड़े हो जाते हैं, तब कोर्ट के कमरे में उनकी मधुर आवाज़, स्पष्ट विचार, संक्षिप्त बहस, सुंदर अभिव्यक्ति और जोरदार वकालत से चेतना आ जाती है। सेलम के सुप्रसिद्ध वकील श्री विजया राघवाचार्यार की वकालत जहाँ लंबी और अलंकारिक भाषा में होती थी, वहीं राजा जी संक्षिप्त और तीखी भाषा में होती थी। वहीं राजा जी संक्षिप्त और तीखी भाषा में होती थी। प्रतिवादी से वे बड़ी शिष्टता से प्रश्न पूछते थे। फौजदारी या हत्या के केसों में भी वे बहुत कर्म प्रश्न पूछते थे। उनके प्रश्न व्यर्थ और साधारण लगते थे, पर उनके उत्तरों से सरकारी वकील का केस ढह जाता था। 2 साल में ही वे सेलम के मशहूर वकील बन गए। फौजदारी के सारे मामले उनके ही पास आने लगे। वकालत खूब चली, उनकी फीस बढ़ गई, फिर भी लोग उन्हीं के पास आने लगे। उन्होंने खूब धन कमाया। कहा जाता है कि सेलम में सबसे पहले उन्होंने ही मोटर गाड़ी खरीदी थी। राजा जी तहसील की छोटी अदालतों में भी जाया करते थे, इसलिए रात के समय उन्हें बैलगाड़ियों में यात्रा करनी पड़ती थी। राजा जी के पास पिस्तौल का लाइसेंस था, अतः वे सदैव पिस्तौल अपने साथ रखते थे। एक रात ऐसी यात्रा में किसी ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और परम मांगा। परम का अर्थ है पैसा। राजा जी गहरी निद्रा से जागे। उन्होंने सुना कोई गाड़ी रोककर पैसा मांग रहा है। उन्हें लगा कि बटमारों ने गाड़ी रोक दी है। आवाज़ जिस ओर से आई उसी ओर अंधेरे में राजा जी ने पिस्तौल चला दी। एक दूसरा आदमी लालटेन लेकर भागता हुआ आया। राजा जी ने उस रोशनी में देखा कि नाकेबंदी का आदमी जख्मी हो गया है। गोली उसके सिर को नहीं लगी, गोली माथे से नीचे कान फाड़ती हुई चली गई। राजा जी ने तत्काल उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गए। उसका उपचार करवाया, उसे पैसा दिया और पुलिस थाने में रिपोर्ट भी अपनी दर्ज कराई। इस घटना का पूरा विवरण सेलम के उसी सुप्रसिद्ध वकील श्री विजया राघवाचार्यार को भी दे दिया। राजा जी पर मुकदमा दायर किया गया। श्री विजया राघवाचार्यार ने राजा जी के पक्ष में वकालत की। राजा जी छूट गए, पर उनके पिस्तौल का लाइसेंस जब्त कर लिया गया, किंतु कलेक्टर से कुछ समय बाद फिर उन्हें लाइसेंस दे दिया। सन 1901 में आलू मेलू मंगलम का गौना हुआ, उनकी पत्नी का गौना हुआ। वे 12 वर्ष की आयु में अपने पति के साथ आ गईं। उनकी 13वीं वर्षगांठ के दूसरे ही दिन प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। 1904 में 2 वर्ष बाद दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। 1906 में राजा जी की प्रथम कन्या ने जन्म लिया। 1909 में तीसरा पुत्र और 1912 में अंतिम संतान एक कन्या का जन्म हुआ। सन 1912 से वयोवृद्ध वकील श्री विजया राघवाचार्यार की प्रेरणा से राजा जी राज्य की राजनीति में भाग लेने लगे। सन 1912 में वे सेलम म्यूनिसिपल काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1915 में मंगलम का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। राजा जी ने वकालत प्राय छोड़ दी। वे दिन रात पत्नी की सेवा करने लगे। रोग बढ़ता गया। सेलम के सारे डॉक्टर इलाज करके हार गए, पर मंगलम का पेट दर्द कम नहीं हुआ। जब राजा जी ने बेंगलोर के प्रसिद्ध डॉक्टर नंजप्पा को बुलवाया, राजा जी रात रात जागने लगे और पत्नी की निरंतर सेवा करने लगे। बच्चे छोटे थे, इसीलिए किसी प्रकार वकालत नहीं करना चाहते थे, पर एक बार एक पुराना मुवक्किल अपने केस के लिए उन्हें ले गया और रात को अपनी मोटरसाइकिल पर घर लाकर छोड़ गया। थके हारे राजा जी ने रुपयों से भरे ब्रीफ केस को पत्नी के सामने खोल दिया। सोचा कि रुपयों को देखकर पत्नी का मन प्रसन्न हो जाएगा, परंतु नहीं। पत्नी ने आशा के विपरीत कहा, अब मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। राजा जी की आंखें खुल गईं। मृत्यु के सामने पैसे का क्या मोह। पत्नी की हालत बिगड़ चुकी थी। 22 अगस्त 1915 को मंगलम मृत्यु की शैया पर पड़ी थी।
घर के सारे काम पर ध्यान था। उसने अपने बड़े पुत्र को बुलाया, तुमने दाल खाई या नहीं? और तुम पुत्र ने कहा हाँ खा ली। माता का मन प्रसन्न हो गया। संध्या के समय उसने अपनी दूसरे पुत्र को बुलाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने जाने के लिए कहा। उसके मंदिर से लौटने तक वह शिथिल पड़ चुकी थी। समीप राजा जी ने कहा, देखो चम्मा आ गया, प्रसाद भी लाया। मंगलम ने आंखें खोली और बंद कर ली, प्रसाद नहीं लिया। मंगलम के पेट में दर्द बढ़ गया। राजा जी ने उसके सिर को अपनी गोद में उठा लिया। बहुत देर तक उसी तरह बैठे रहने के कारण राजा जी के पैर शून्य पड़ गए थे। उन्होंने धीरे से उसे पलंग पर लेटा दिया। मंगलम के अंतिम शब्द थे, मैं तुम पर भार बन गई हूँ, कब तक इस भार को तुम अपनी गोदी में उठाओगे? सच्चे प्यार को सहने की भी कोई सीमा होती है। लेकिन 10 मिनट बाद रात्रि के 9 बजे उनकी सांस उखड़ने लगी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मंगा के अंतिम शब्द उन्हें जीवन भर कचोटते रहे, हमेशा पछताते रहे कि क्यों मरने के 10 मिनट पहले उन्होंने अपनी गोदी से उनका सिर नीचे उतारा। नहीं उतारा तो उनकी गोदी में ही चली जाती। राजा जी के पिता ने उनसे दूसरा विवाह करने के लिए मंगलम की मृत्यु के बाद। राजा जी के छोटे छोटे 5 बच्चे थे। उनकी देखरेख के लिए घर में किसी नारी का होना आवश्यक था। पिताजी की इच्छा के विपरीत राजा जी ने कहा कि पत्नी की जगह दूसरी स्त्री ले सकती है, कभी कभी वह अच्छी पत्नी भी बन सकती है, परंतु अनुभव सिखाता है कि बच्चों को दूसरी माँ नहीं मिलती, उन्हें तो केवल सौतेली माँ मिलती है। कभी कभी सौतेली माँ ऐसे बच्चों की उपेक्षा ही करती है, अतः पुनर्विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। पिता के बार बार प्रस्ताव दोहराने पर राजा जी ने स्पष्ट कह दिया, यदि आप समझते हैं कि बिना विवाह के मैं भटक जाऊंगा तो वह आपका भ्रम है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं कभी जीवन में नहीं भटकूंगा। अपने अंतिम क्षण तक मैं संयम में रहूँगा। पिता का भ्रम दूर हो गया और वो हो गया, पिता का भ्रम दूर हो गया। ये हमने सुना। अब अगले उसमें चलेंगे हम एपिसोड में, और प्यारी प्यारी उनकी स्टोरी की बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी और आह्लादित करने वाली बातों को हम जानेंगे। पुनः पुनः सबको वंदन, सबको अभिनंदन। जय भारत।